जय हिंद। आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण अंतर, अर्थात कहने का मतलब जो पूरी किताब है उसमें हम क्या किए हैं, जो है 10 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर हम आए हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि इनके जो पूरे किताब में जो अंतर पूछे जाते हैं यूपी बोर्ड में, उसको हम क्या किए हैं, यहाँ पर लेकर आए हैं। तो आइए, जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, भ्रूण कोश तथा भ्रूण कोश में अंतर बताइए। अर्थात कहने का मतलब भ्रूण कोश और भ्रूण कोश में क्या अंतर होते हैं। तो भ्रूण कोश एक तरफ और दूसरी तरफ भ्रूण कोश लिख दिए। अर्थात भ्रूण कोश किसे कहते हैं, तो यह क्रियाशील गुरु बीजाणुधानी से बनता है। अर्थात कहने का मतलब है कि जो गुरु बीजाणुधानी है यह क्या होती है, मादा युग्मक होती है। अर्थात यह क्रियाशील गुरु बीजाणु से बनता है, जबकि भ्रूण कोश होता है यह त्रिक संलयन से बनने वाले भ्रूण कोश के क्या होते हैं, केंद्रकों से बनता है। अर्थात यह त्रिक संलयन से बनने वाले भ्रूण कोश केंद्रक से बनता है। उसी तरह आता है यह मादा युग्मक को क्या करता है, आश्रय देता है। यानी मादा युग्मक जो होते हैं उनको क्या करता है, भ्रूण कोश आश्रय देता है, यानी उनको विकसित करने के लिए क्या करता है, आश्रय देता है। उसी तरह यह भ्रूण कोश जो है यह भ्रूण को विकास के समय क्या करता है, या तो विकास के समय या अंकुरण के समय उसको पोषण प्रदान करता है। अर्थात भ्रूण कोश जो है यह भ्रूण को, यानी जो भ्रूण है ना, उसको क्या करता है, विकास के समय या फिर अंकुरण के समय इसको क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। और तीसरा जो है यह अगुणित होता है। अर्थात इसमें क्या होते हैं, एन गुणित होते हैं। अर्थात यह क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। जबकि भ्रूण कोश जो होता है वो क्या होता है, त्रिगुणित होता है। अर्थात इसमें क्या होते हैं, त्रिगुणित गुणसूत्र पाए जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब देख लीजिए, यह क्रियाशील गुरु बीजाणु से बनता है, यह त्रिसंलयन से बनने वाले भ्रूण कोश केंद्रक से बनता है, यह मादा युग्मक को आश्रय देता है, यह भ्रूण कोश के विकास के समय या अंकुरण के समय क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। यह क्या होता है, अगुणित होता है, जबकि ये क्या होते हैं, त्रिगुणित होते हैं। अर्थात आइए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा जो है वो है प्रभावी कारक तथा अप्रभावी कारक में अंतर लिखिए। अर्थात क्या बोला है कि प्रभावी कारक तथा अप्रभावी कारक में अंतर बताना है। तो आइए देखते हैं इन दोनों में क्या अंतर होते हैं। तो प्रभावी कारक में जो होता है यह किसी भी स्थिति में अपना लक्षण क्या कर देता है, प्रकट कर देता है। जैसे कि मेंडल ने बताया प्रभावी कारक अप्रभावी कारक, तो उन्होंने क्या बोला था कि प्रभावी कारक में यह बोले थे कि दोनों लक्षण में से, यानी कोई भी प्रभावी होगा, यानी कोई भी लक्षण होगा, उसके दो लक्षण लिए थे मेंडल ने, तो उसमें से बोले थे कि किसी एक का लक्षण क्या होगा, आने वाली पीढ़ी पर आ जाएंगे, उसके लक्षण दिखने लगेंगे। अर्थात यह किसी भी स्थिति में अपना लक्षण क्या होता है, दिखाई दे देता है। अर्थात अगर लंबा है तो लंबा का दिखाई दे देगा, या तो बौना है तो बौने का लक्षण दिखाई दे देगा। अर्थात ये कोई ना कोई अपना लक्षण क्या है, दिखाई दे देता है। गोरा है कि काला है, कैसा है, ये सब दिखा देता है। ये क्या है, अप्रभावी में यह प्रभावी कारक की स्थिति में अपने आप को क्या करता है, प्रकट ही नहीं होने देगा। अर्थात या तो लंबा है तो लंबा का प्रकट कर देता है, या तो बौना है तो बौने का। लेकिन अप्रभावी कारक की यही स्थिति है कि जब तक प्रभावी कारक है तब तक अपना लक्षण क्या करेगा, प्रकट नहीं होने देगा। दूसरा नंबर आता है यह सभी पीढ़ियों में प्रकट होता है। अर्थात कोई भी पीढ़ी होगी यह सभी पीढ़ियों के लिए क्या है, प्रकट हो ही जाती है। अर्थात प्रभावी कारक हुए होते हैं कि इनकी सभी पीढ़ियों में क्या होते हैं, अपना प्रभाव दिखाते हैं, और ये सभी पीढ़ियों में क्या है, प्रकट नहीं होते हैं। इसी तरह तीसरा है कि ये एक पूर्ण एंजाइम के लिए क्या होते हैं, कोडित होते हैं। अर्थात ये क्या करते हैं कि एंजाइम को क्या करते हैं, कोडित करते हैं, जबकि ये एक अपूर्ण एंजाइम के लिए क्या करते हैं, प्रकट होते हैं। यानी जो अपूर्ण एंजाइम है उसके लिए क्या होंगे, प्रकट होंगे। तो अर्थात प्रभावी कारक यह किसी भी स्थिति में अपना लक्षण प्रकट नहीं करता है, और ये क्या करता है कि प्रभावी कारक होने के कारण क्या करता है, स्वयं को प्रकट नहीं होने देता है। और यह सभी पीढ़ियों में क्या होता है, प्रकट होता है। ये सभी पीढ़ियों में प्रकट नहीं होता है। ये क्या होते हैं, एक पूर्ण एंजाइम को कोडित करता है, जबकि ये क्या करता है, अपूर्ण एंजाइम के लिए क्या है, प्रकट होते हैं। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि स्व परागण तथा पर परागण में
अंतर लिखिए, अर्थात स्वपरागण तथा परपरागण क्या होते हैं, इसके अंतर क्या है। तो ये बोर्ड की दृष्टि से क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्थात ये क्वेश्चन ही जितना इंपॉर्टेंट कहिए उतना ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। अर्थात देखिए स्वपरागण और परपरागण, परागण किसे कहते हैं, तो एक पुष्प के परागकण का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। इसमें दो परागण दो तरह के होते हैं, पहला होता है स्वपरागण, दूसरा परपरागण। तो स्वपरागण किसे कहते हैं, तो इसके लिए क्या होते हैं कि यह एक ही पुष्प के पौधे के पुष्पों के बीच होता है। अर्थात एक पौधा है, उसी के एक पुष्प से दूसरे पुष्प में जो हो जाएगी परागण, उसी को क्या कहेंगे, स्वपरागण। अर्थात यह एक ही पौधे के पुष्पों के बीच होता है। जबकि ये क्या होता है, यह एक ही जाति के दो पौधों के बीच होता है। जाति से होनी चाहिए, अर्थात नेनुआ है तो नेनुआ का ही होना चाहिए, लेकिन उसकी शर्तें हैं। अब नेनुआ का परागण बैगन से तो कराएंगे नहीं, कराएंगे किससे, नेनुआ का नेनुआ से, बैगन का बैगन से, गुलाब है तो गुलाब से होगा। तो उसी तरह ये भी है कि एक ही जाति के होनी चाहिए। यहाँ पर जाति का कंडीशन दिया है पर परागण के लिए, और इसमें क्या है, इसमें तो यह एक ही पौधे के हैं, यानी सेम जाति के ही होंगे, अकेले हैं तो इसके लिए पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है। यानी स्वपरागण में क्या होना चाहिए कि पुष्प कैसा होना चाहिए, द्विलिंगी होना चाहिए। द्विलिंगी पुष्प जो है, जैसे गुड़हल को कहा जाता है, सरसों को कहा जाता है कि क्या है, द्विलिंगी पुष्प है। जबकि इसके लिए पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक नहीं है। अब देखिए इसमें परागकण का क्या होते हैं, इसमें परागकण कम खर्च होते हैं। अर्थात एक ही पौधे के पुष्प के पास में जाना है तो ज्यादा परागकण नहीं रहेगा, फिर भी क्या हो जाएंगे, परागण हो जाएंगे। लेकिन ये क्या है, एक पुष्प के यानी एक पौधे है और दूसरे पौधे के पास जाना है तो उसके लिए क्या होगा, अधिक परागकण की क्या होगी, खर्चा होगी। अर्थात अगर हमको अपने गाँव में घूमना होगा तो ज्यादा खर्चा नहीं लगेगा, लेकिन एक गांव से दूसरे गांव में अगर जाना होगा तो क्या होगा, वहां पर खर्चा बढ़ जाती है। अर्थात इसमें परागकण की क्या हो जाएंगी, खर्चा अधिक हो जाती है। और जो चौथा है, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगर अपने गांव में अगर घूमना है तो कोई माध्यम की नहीं है, पैदल आदमी घूम लेता है। उसी तरह ये जो स्वपरागण में क्या होते हैं ना कि इसमें कोई सी माध्यम की जरूरत नहीं है, अपने आप भी क्या हो जाते हैं, परागण हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए क्या है, इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अर्थात एक गांव से अगर दूसरे गांव में जाना होगा तो जाहिर सी बात है कि माध्यम, यानी माध्यम हम लोग का कुछ भी हो सकता है, साइकिल हो सकता है, मोटरसाइकिल हो सकता है, फोर व्हीलर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसके लिए क्या है, माध्यम की आवश्यकता होती है। वह माध्यम यानी पुष्पों में जो होते हैं परागण के लिए कीटों का होना आवश्यक है। कीट जो होते हैं भौरे, वो कराते हैं, या फिर वायु द्वारा होता है, जल द्वारा होता है। अर्थात ये क्या थे, स्वपरागण और परपरागण में अंतर। यह एक ही पुष्प के पौधे के पुष्प के बीच होता है, यह एक ही जाति के दो पौधों के पुष्पों के बीच होता है। इसके लिए पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है, जबकि इसके लिए पुष्प का द्विलिंगी होना कोई आवश्यक नहीं है। इसमें परागण की क्या होती है, कम खर्च होती है, जबकि इसमें क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। ये क्या होती है, इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है, तो इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आइए अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है। तो चौथा प्रश्न है डीएनए तथा आरएनए में अंतर। अर्थात कहने का मतलब ये क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या करता है, हर साल कोई ना कोई सेट में अवश्य देता है। अर्थात इसको क्या करिएगा, आप लोग पढ़कर जरूर जाइएगा। क्या, डीएनए तथा आरएनए में अंतर। क्या होते हैं डीएनए तथा आरएनए में अंतर। तो डीएनए क्या होता है, तो डीएनए जो है एक प्रकार से क्या है, आनुवंशिक पदार्थ है। जबकि आरएनए क्या है, यह कुछ विषाणुओं का क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थ होता है। दूसरा जो है, इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। अर्थात इसमें जो होते हैं डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है, जबकि आरएनए में क्या होते हैं, राइबोज शर्करा पाए जाते हैं। इसमें क्या होती है, इसका मेन जो अंतर होता है यही होता है कि इसमें थाइमिन क्षार उपस्थित होते हैं, जबकि इसमें क्या होते हैं, यूरेसिल क्षार उपस्थित होते हैं। यही एक तुच्छ अंतर है डीएनए तथा आरएनए में। अगर एक तुच्छ अंतर पूछता है तो यही होता है कि डीएनए में क्या होते हैं, थाइमिन पाए जाते हैं, जबकि आरएनए में क्या पाए जाते हैं, यूरेसिल। इसी तरह
इसकी संरचना कैसी होती है, तो द्विकुंडलित होती है, अर्थात डबल हेलिकल होते हैं। इसका चित्र यहाँ पर बना दिए हैं। और आरएनए की जो होती है तो एक सिंगल हेलिकल होता है, यानी एकल सूत्री होते हैं। अर्थात देख लीजिए कि यह क्या है, यह एक प्रमुख आनुवंशिक पदार्थ है और यह क्या है, कुछ विषाणुओं का आनुवंशिक पदार्थ है। इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है, इसमें राइबोस शर्करा पाई जाती है, इसमें क्या पाए जाते हैं, थाइमिन क्षार पाए जाते हैं, इसमें क्या होते हैं, यूरेसिल क्षार पाए जाते हैं। इसकी संरचना द्विकुंडलित होती है, जबकि इसकी संरचना कैसी होती है, एकल सूत्री होती है। ये क्या थी, डीएनए तथा आरएनए में अंतर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा जो प्रश्न है वो है लैमार्कवाद तथा डार्विनवाद में अंतर। अर्थात ये भी क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लैमार्कवाद तथा डार्विनवाद में अंतर लिखिए। ये भी क्या है, बहुत ही ज्यादा, ये तो श्योर है, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग कि लैमार्कवाद और डार्विनवाद में क्या अंतर होते हैं। तो लैमार्क ने भी अपना क्या किया था, विकास के आधार पर अपना वो दिए थे, सिद्धांत दिए थे, और डार्विन ने भी क्या किया था, अपना सिद्धांत दिए थे। तो यह क्या किए थे लैमार्क ने, तो लैमार्क ने दिया था कि यह उपार्जित लक्षणों की क्या होती है, वंशागति पर आधारित होती है, जबकि यह क्या है, प्राकृतिक चयन पर आधारित है। इसी तरह दूसरा जो है, यह अंगों के उपयोग तथा अनुपयोग पर आधारित है। अर्थात लैमार्क ने कहा था कि जिस अंग का सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं उसकी क्या हो जाती है, उसका विकास ज्यादा होता है, और जिस अंग का विकास नहीं उपयोग नहीं करते हैं उसके क्या होते हैं, धीरे धीरे उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। अर्थात यह अंगों के उपयोग तथा अनुपयोग पर आधारित है, जबकि यह क्या है, यह वंशागतिकी पर आधारित है, यानी आने जो वंश है, जो आने वाला वंश होगा उसी पर क्या है, ये आधारित है। और यह क्या कहते थे कि यह अस्तित्व के लिए संघर्ष को नहीं मानते थे। अर्थात इनका कहने का मतलब यह था कि अपना अस्तित्व बचाने के लिए क्या करते थे, जो पीढ़ी थी संघर्ष नहीं करती थी। जबकि डार्विन ने क्या कहा था कि यह संघर्ष को, यानी जो संघर्ष करेंगे वही क्या करेंगे, इस प्रकृति में रहेंगे, अगर जो संघर्ष नहीं कर पाएंगे वो क्या होंगे, विलुप्त हो जाएंगे। तो ये थे लैमार्कवाद तथा डार्विनवाद में अंतर, जो कि क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है कपि तथा मानव में अंतर। अर्थात जो कपि है और मानव में क्या अंतर है, ये भी क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्थात ये क्या है, देख लेते हैं इसमें क्या अंतर है। तो ये जो कपि होते हैं प्रमुख यानी मुख्य रूप से किस पर आधारित है, तो वृक्षों पर, जबकि मानव क्या है, स्थल यानी जमीन पर रहता है। इसी तरह इनका चेहरा आगे की ओर क्या होता है, निकला रहता है, किसका, कपि का, जबकि इनका यानी मानव का जो चेहरा होता है वो कैसा होता है, सीधा होता है। कपि में मादा में स्तन उभरे नहीं होते हैं, अर्थात इनमें स्तन उभरे नहीं होते हैं, जबकि मानव में जो होती हैं यानी मादा जो होते हैं उनमें स्तन क्या होते हैं, उभरे होते हैं। उसी तरह शिशु तथा बाल्यावस्था की अवधि क्या होती है, छोटी होती है, जबकि मानव में जो होती है शिशु एवं बाल्यावस्था की अवधि क्या होती है, लंबी होती है। अर्थात ये प्रमुख रूप से वृक्षाश्रयी होते हैं, यानी वृक्षों पर आधारित है। ये क्या स्थलीय होते हैं, इनका चेहरा आगे की ओर निकला होता है, जबकि इनका चेहरा क्या है, सीधा है। मादा में स्तन उभरे नहीं होते हैं, इसमें क्या होते हैं, मादा में स्तन उभरे होते हैं। शिशु एवं बाल्यावस्था अवधि क्या होती है, छोटी होती है, जबकि शिशु एवं बाल्यावस्था इसमें क्या होते हैं, लंबी होती है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है बी कोशिका तथा टी कोशिका में अंतर। ये भी क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी क्या करिएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि बी कोशिका तथा टी कोशिका में अंतर लिखिए। तो ये है बी कोशिका और ये टी कोशिका, इनका परिपक्वन अस्थि मज्जा में होता है, ये मैच्योर कहाँ होते हैं, तो अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में, जबकि इनका परिपक्वन कहाँ होता है, थाइमस ग्रंथि में होती है। इसी तरह ये क्या होती है, ये तरल प्रतिरक्षा में क्या करते हैं, लिक्विड फॉर्म में भाग लेते हैं, जबकि ये क्या होते हैं, ये कोशिका की माध्यिक प्रतिरक्षा में क्या होते हैं, भाग लेते हैं। अर्थात ये तरल प्रतिरक्षा में भाग लेते हैं, तो ये कोशिका माध्यिक प्रतिरक्षा में भाग लेते हैं।
ये क्या करते हैं, ये प्रत्यारोपित अंगों के विरुद्ध क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। अर्थात जो प्रत्यारोपित जो अंग होते हैं उसमें क्या करेंगे, ये भाग नहीं लेंगे। और ये क्या होंगे, प्रत्यारोपित अंगों की अस्वीकार्यता हेतु क्या होते हैं, जिसको मान लीजिए कि कोई अंग प्रत्यारोपित करवा रहे हैं तो उसमें क्या करता है, ये उत्तरदायी होता है। अर्थात ये क्या थे, बी कोशिका तथा टी कोशिका में अंतर जो कि क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल में अंतर बताइए। अर्थात ये हर साल पूछा जाता है, ये क्वेश्चन जो है हर बार आया हुआ है कि खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल में अंतर लिखिए। तो खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, तो खाद्य श्रृंखला होता क्या है, तो इसमें जो होते हैं खाद्य श्रृंखला में वो जीवों की जो संख्या होती है वो क्या होती है, सीमित होती है। जबकि इसमें खाद्य जाल में जीवों की संख्या क्या होती है, अपेक्षाकृत यानी अधिक मान लिया जाता है या फिर असीमित होते हैं। जबकि दूसरा है समुदाय रचना की सीमित जानकारी होती है, यानी जो समुदाय होता है उसकी जानकारी क्या होती है, एक लिमिट में होती है। जबकि खाद्य जाल समुदाय की क्या होती है, एक व्यापक जानकारी देते हैं। इसी तरह एक जीव की विलुप्ति से क्या होता है, खाद्य श्रृंखला समाप्त होती है। अर्थात कहने का मतलब है कि खाद्य श्रृंखला में अगर एक भी जीव क्या हो जाए, विलुप्त हो जाए, तो उसमें क्या हो जाती है, यह श्रृंखला पूरी तरह से खत्म हो जाती है। जबकि खाद्य जाल में एक जीव की समाप्ति से अन्य वैकल्पिक मार्ग भी क्या है, उपस्थित हो जाते हैं। अर्थात अगर एक जीव भी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो इनके विकल्प के रूप में क्या होते हैं, अन्य वैकल्पिक मार्ग उपस्थित होते हैं। अर्थात ये कहने का मतलब ये क्या है कि ये बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो एकदम पढ़ लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है उत्पादक तथा उपभोक्ता में अंतर लिखिए। अर्थात उत्पादक किसे कहते हैं और उपभोक्ता किसे कहते हैं और इनमें क्या अंतर होते हैं, ये क्या है, बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं उत्पादक और उपभोक्ता में अंतर। तो उत्पादक किसे कहते हैं, तो उत्पादक में कौन आते हैं, तो हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो उत्पादक होते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। जबकि उपभोक्ता क्या होता है, यानी जितने जीव जंतु हैं और जो भोजन को न बना सकने वाले पेड़ पौधे, वो क्या होते हैं, उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या होता है उत्पादक में कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिसमें क्या होते हैं CO2 तथा जल की सहायता से उत्पादक अपना भोजन स्वयं बनाता है। जबकि ये भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्धारित होते हैं, तो उत्पादक पर, अर्थात हरे पादपों पर। ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। और इसमें किसी भी प्रकार की क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। अर्थात देख लीजिए, हरे पादप उत्पादक होते हैं, ये क्या होते हैं, समस्त जंतु तथा भोजन निर्माण न कर सकने वाले पादप उपभोक्ता होते हैं। सूर्य के प्रकाश में CO2 तथा जल की सहायता से हरे पादप भोजन का निर्माण करते हैं। ये भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्धारित होते हैं, तो उत्पादक पर। इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या निकलते हैं, तो ऑक्सीजन निकलता है, इसमें कोई भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 10वां जो क्वेश्चन है वो क्या है, स्वस्थानीय संरक्षण तथा बाह्य स्थानीय संरक्षण में अंतर लिखिए। ये भी क्या है, बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्थात अभी तक जितने भी क्वेश्चन बताए हैं वो सब क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसको भी देख लेते हैं कि स्वस्थानीय संरक्षण तथा बाह्य स्थानीय संरक्षण में क्या अंतर होते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, इसमें पूरे पारितंत्र का संरक्षण किया जाता है। अर्थात स्वस्थानीय में जितने भी पारितंत्र यानी इकोसिस्टम है उसको क्या किया जाता है, संरक्षण किया जाता है। और इसमें क्या होते हैं, प्रजाति विशेष का क्या, यानी कोई प्रजाति है उसके विशेष, जो विशेष प्रजातियां होती हैं उसको क्या किया जाता है, उसको संरक्षण किया जाता है। यह स्थानिक प्रजातियों के संरक्षण की सर्वोत्तम विधि है। अर्थात ये क्या है, जो स्थान माने जो स्थान एरिया है उसमें क्या है, बहुत ही सर्वोत्तम प्रजातियों की संरक्षण के लिए क्या होती है, बहुत ही ज्यादा सर्वोत्तम विधि है।
उसी तरह यह स्थानीय प्रजातियों के संरक्षण हेतु नहीं, यानी ये जो स्थानीय में होते हैं इनके संरक्षण के लिए नहीं होते, इसमें अधिक स्थान की क्या होती है, आवश्यकता होती है। अर्थात इसमें जितने भी इकोसिस्टम में जितने जीव जंतु आएंगे उनके संरक्षण के लिए क्या करना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा जगह की जरूरत पड़ती है। और इसमें क्या होते हैं, कम स्थान की आवश्यकता होती है, इसमें ज़्यादा स्थान की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात देख लीजिए कि इसमें पूरे पारितंत्र का क्या किया जाता है, संरक्षण किया जाता है। इसमें प्रजाति विशेष का क्या किया जाता है, कोई प्रजाति है उसके विशेष के मैंने जो विशेष प्रजाति है उसका संरक्षण किया जाता है। यह स्थानीय प्रजातियों के संरक्षण की सर्वोत्तम विधि है। यह क्या स्थानीय प्रजातियों के संरक्षण हेतु नहीं है। इसमें अधिक स्थान की आवश्यकता होती है, इसमें क्या होते हैं, कम स्थान की आवश्यकता है। अर्थात अभी तक हमने क्या किया, आप लोगों को जो बताया है 10 क्वेश्चन, वो क्या है, बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको क्या करिएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।